Hi everyone, this is Kirti and in this video we are going to discuss practice paper 44 for TZT English. So guys, if you are preparing for TZT, PZT and visiting first time on my channel, so please subscribe it so that we stay connected. And now discuss practice paper 44. So the very first question of this practice paper is an Alexandrine is the last line of the एलेजेंड्राइन किस स्टेंजा की लास्ट लाइन होती है, आपको ये बताना है. सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ऑटेवरिमा, स्पेंसेरियन स्टेंजा, राइम रॉयल या फिर टेरेजारिमा. सो द राइट आंसर इज बी, स्पेंसेरियन स्टेंजा. एलेजेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ द स्पेंसेरियन स्टेंजा. स्पेंसेरियन स्टेंजा इज ए स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स. इसमें 9 लाइन्स होती हैं जिसकी 8 लाइन्स होती हैं आइम्बिक पेंटामीटर में एंड इसकी जो लास्ट लाइन है वो होती है आइम्बिक हेक्सामीटर में, जिसे हम एलेजेंड्राइन बोलते हैं. नेक्स्ट है द टेरेजारिमा इज ए स्टैंजा ऑफ. टेरेजारिमा होती है कितनी लाइन की स्टैंजा होती है? 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, 3 लाइन्स या फिर 2 लाइन्स. सो द राइट आंसर इज 3 लाइन्स. टेरेजारिमा इज ए स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स. नेक्स्ट है द स्पेंसेरियन स्टैंजा हैज़. स्पेंसेरियन स्टैंजा में कितनी लाइन्स होती हैं? सो मैंने भी आपको बताया था इसमें 9 लाइन्स होती हैं. 9 लाइन्स की स्टैंजा होती है ये, जिसकी 8 लाइन होती हैं आइम्बिक पेंटामीटर में और इसकी जो 9वीं लाइन है वो आइम्बिक हेक्सा होती है. ठीक है, सो राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. एन आइम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेंस. आइम्बिक पेंटामीटर लाइन में कितने फीट होते हैं? 5 फीट, 7 फीट, 9 फीट या फिर 6 फीट. सो द राइट आंसर इज ए, 5 फीट. एन आइम्बिक पेंटामीटर लाइन हैज़ 5 फीट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. द आइम्बिक पेंटामीटर इम्प्लीज विच ऑफ द फॉलोइंग. 5 syllables in the pattern unstress stress. 5 syllables in the pattern stress unstress. The pattern stress unstress repeated 5 times. The pattern unstress stress repeated 5 times. So the answer is D. ठीक है, आइम्बिक पेंटामीटर में ये वाला जो लास्ट वाला पैटर्न है ये फॉलो होता है ना. अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस 5 टाइम रिपीट होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. लेट अस गो दैन यू एंड आई when the evening is spread out against the sky like a peasant it thrives upon a table. The above lines have been written in. जो लाइन्स हैं ये किस पोइटिक फॉर्म में लिखी गई हैं आपको बताना है. सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं अनराइम्ड वर्स, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, आइम्बिक पेंटामीटर. सो द राइट आंसर इज सी. ये जो लाइन है ये फ्री वर्स के अंदर लिखी गई हैं. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन दी लाइन 7 to 12. यानी कि 7 to 12 जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो फिगर ऑफ स्पीच के हैं, उनमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है. सो यहाँ है 7 नंबर. लाइफ इज़ अ ड्रीम. लाइफ क्या है? एक जीवन, मतलब एक ड्रीम है. तो इसमें आपको बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. ऑक्सीमोरन, मेटाफर, अपोस्ट्रोफी, ओनोमोटोपिया. सो राइट आंसर इज बी, मेटाफर है यहाँ पर. लाइफ इज अ ड्रीम. लाइफ क्या है? ड्रीम है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. द मोर हैस्ट द लेस स्पीड. यहाँ भी आपको बताना किस, मतलब इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है. TZT 13 में ये पूछा गया था क्वेश्चन. एपिग्राम, मेटाफर, अपोस्ट्रोफी, ओनोमेटोपिया. सो राइट आंसर विल बी ए, एपिग्राम है इसमें. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. हियर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट, for Brutus is an honorable man. So are they all honorable men? Come I to speak in Caesar funeral. He was my friend, faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. So यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है बताना है. एपिग्राम, मेटाफर, आयरनी, ओनोमेटोपिया. बताना है आपको कौन सा वाला फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ. तो आयरनी
इज द राइट आंसर। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु इज़ हेयर सो वाइल दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, मतलब ऐसा कौन है यहाँ जो अपने देश को प्यार नहीं करेगा। यहाँ भी आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच, एपिग्राम, रिटोरिकल क्वेश्चन, आयरनी एंड ओनोमेटोपिया। सो द राइट आंसर इज डी, सॉरी, राइट आंसर विल बी बी, रिटोरिकल क्वेश्चन। ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें रिटोरिकल बोला जाता है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें आंसर की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, सो आपका बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। रिटोरिकल क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी आंसर, यानी ऐसा क्वेश्चन होता है ये जिसे आंसर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सो बी आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन, तुम्हें इस क्षण जीवित होना चाहिए था। यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है आपको बतानी है, एपिग्राम, मेटाफर, अपोस्ट्रोफी, ओनोमेटोपिया। सो द राइट आंसर इज सी, अपोस्ट्रोफी। ठीक है, मिल्टन, मिल्टन को यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है। और ये जो पोएम है ये किसने लिखी थी, वर्ड्सवर्थ ने। और वर्ड्सवर्थ ने उनको ये पोएम डेडिकेट, मतलब उनके मरने के बाद लिखी है। तो यानी कि जब किसी डेड पर्सन, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को मतलब एड्रेस किया जाता है, वहाँ हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो अपोस्ट्रॉफी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। द सोल्जर फाइट फॉर ग्लोरी एंड अ स्लिंग डे। सो द ऑप्शंस आर एंटी क्लाइमेक्स, मेटाफर, अपोस्ट्रॉफी, ओनोमेटोपिया। सो द राइट आंसर विल बी ए, एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा यहाँ पर। Next है क्वेश्चन नंबर 13। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी। दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है ये आपको बताना है। TGT 2003 में ये पूछा गया है। सो यहाँ नेम है थॉमस हार्डी, नजीम एजेकिल, विलियम हैजलिट, मैथ्यू आर्नोल्ड। सो द राइट आंसर इज डी, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 14। Reflect Romeo and Juliet and state the meaning of my life is my foe debt। तो आपको जो ये लाइन है इसका मीनिंग मतलब पॉइंट आउट करना है, ये क्या मतलब है इस सेंटेंस का यहाँ पर। That he had to marry someone from whose father he had taken a loan, that someone was trying to kill him, that he loved Juliet who was the daughter of the enemy of his family, none of the above. So the right answer is C, that he loved Juliet who was the daughter of enemy of his family। ठीक है, ये जो लाइन है ये शेक्सपियर की फेमस प्ले रोमियो जूलियट से ली गई है, जिसमें वो कह रहा है रोमियो कह रहा है कि जूलियट जिससे मतलब वो प्यार करता है वो उसकी दुश्मन की फैमिली से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर। इसमें से कौन सा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर का नहीं है। TGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। हैमलेट, द टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड। सो आंसर इज जी। ठीक है, ये वाला जो वर्क है ये शेक्सपियर का नहीं है, बाकी ये तीनों शेक्सपियर के प्ले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट। इनमें से किसने राइटिंग मतलब सबसे पहले मतलब लिखना स्टार्ट किया था। विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, PG वुडहाउस। सो ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर इन सबसे बड़े हैं एज में, सो सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया राइटिंग। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन। इनमें से कौन ब्रिटिश सिटीजन नहीं है, ये भी TGT 4 का क्वेश्चन है। जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, कैथरीन फ्रैंक। तो यहाँ पर जो कैथरीन है, कैथरीन इज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन। सो द राइट आंसर विल बी डी। डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो ब्रिटिश हैं, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इन विच पोम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। TGT 2005।
है ना। अपनी कौन सी पोम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर के डिफरेंट मूड्स बताए हैं? डैफोडिल्स, लाइन्स रिटन अबाउट टिंटन एबी एन इवनिंग वॉक, या फिर द एक्सक्यूरिसन। सो द राइट आंसर इज बी, लाइन रिटन अबाउट टिंटन अबे। इस पोएम में इन्होंने अपनी जो है नेचर की डिफरेंट मूड्स को इंटरप्रेट किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग दीज इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स। ठीक है, इंटरप्रेटर कौन है नेचर का, इनमें से कौन है? सो हमें पता है विलियम वर्ड्सवर्थ इज द लवर ऑफ नेचर, वेरी क्लोज टू नेचर एंड इंटरप्रेटर ऑफ नेचर। सो द राइट आंसर इज ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इन 3 years she grew, the little girl will be sportive as the lawn, the fawn, star, rivulets. So answer is B, the fawn. Next है क्वेश्चन नंबर 21, who considered Wordsworth as a high priest of nature. हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ को कौन मानता है? ऑप्शंस हैं द क्वेंसी, कॉलरेज, शैली, मैथ्यू आर्नोल्ड। So the right answer is A, De Quincey. Thomas De Quincey considered Wordsworth as a high priest. Next है question number 22. He that has light within his own clear breast may sit in the center and enjoy bright day. The above lines are taken from. ये lines हैं कहाँ से ली गई हैं, मतलब किस वर्क से हैं? एरियोपैजिटी का, लेसिडस, टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल, या फिर कॉमस। जॉन मिल्टन के किस वर्क की लाइन है आपको बताना है। सो आंसर इज डी, कॉमस से ये लाइन ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, Fame is the spur that the clear spirit doth raise to scorn delight and live laborious day. Fame is no plant that grows on mortal soul. The above lines are taken from. ये above lines कहाँ से ली हैं, किस वर्क से हैं? मिल्टन के वर्क से हैं, आपको बतानी है। एरियोपैजिटी का, लिसिडस, टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल, कॉमस। सो द राइट आंसर इज लिसिडस, विच केम इन 1637। ठीक है, डेडिकेट है उनके फ्रेंड को, एडवर्ड किंग को। एरियोपैजिटी का इनका प्रोज वर्क है, विच केम इन 1644, लेसिडर्स 1637। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, माई राइजिंग इज दाई फॉल, मेरी जीत में तुम्हारी हार है। दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से है आपको बताना है। सो यहाँ ऑप्शंस हैं पैराडाइज रीगेन्ड, लिसिडस, टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल एंड कॉमस। सो आंसर इज ए, पैराडाइज रीगेन्ड से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, लॉ इज वॉट इट इज अ मजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस हु सेज दिस इन जस्टिस। ये लाइन्स किसने बोली है जस्टिस में, आपको बताना है कि लॉ क्या है? मजेस्टिक एडिफाइस है जो हमें शेल्टर प्रदान करता है। द जज, ये जो लाइन है ये जज के द्वारा बोली गई है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। जो प्ले है, मतलब जो इस प्ले का टाइटल है जस्टिस का, वो किस तरीके का है? सैटारिकल है, वेग है, इनएप्रोप्रिएट है, आयरोनिकल है। सो द राइट आंसर इज डी, आयरोनिकल है, बिकॉज जस्टिस इस प्ले का नाम है, बट इस प्ले के अंदर होता इसके जस्ट अपोजिट है, जस्टिस नहीं होता है ना फॉल्डर के साथ। सो इसीलिए इस प्ले का टाइटल आयरोनिकल हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, जस्टिस सोज द प्रॉब्लम्स ऑफ, ये किस कहाँ की प्रॉब्लम्स को दिखाता है? जस्टिस, ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, स्कॉटिश सोसाइटी, अमेरिकन लीगल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो जस्टिस जो प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का, वो इंग्लिश लीगल सिस्टम की जो प्रॉब्लम है उस इंग्लिश लीगल सिस्टम के अंदर उसको पॉइंट आउट करता है ना। तो बी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, Which sonnet of Gray Wordsworth examined in preface to the Lyrical Ballad 1802 edition? ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बेलाड आया 1802 वाला जो एडिशन था इनका, उसमें उन्होंने वर्ड्स मतलब जो हैं ग्रे की किस सोनेट को एग्जामाइन किया है बताना है। सो यहाँ ऑप्शंस हैं, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड ईस्ट 1742, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट 1742, है ना, ये भी सेम है, मिस्टर रिचर्ड नॉर्थ 1742, मिस्टर रिचर्ड साउथ 1742। सो आंसर इज बी, जो वेस्ट वाला है। ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट 1742 विल बी राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 29, द लिरिकल बैलाड्स वर बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिका दैन इन इंग्लैंड, जो द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर। TGT 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी लिरिकल बैलाड जो है उसको ज़्यादा अच्छे से एप्रिशिएशन मिला अमेरिका में बजाय इंग्लैंड की। तो ये आपको बताना है कि जो इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था अमेरिका में वो किस ईयर में आया था। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शंस हैं 1798, 1805, 1843, 1802। सो राइट ऑप्शन विल बी डी, 1802 में इसका फर्स्ट एडिशन अमेरिका में आया था लिरिकल बैलाड का, नॉट इन इंग्लैंड, अमेरिका की बात हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, वर्ड्सवर्थ पब्लिश डेस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक इन। ठीक है, इनका जो ये फर्स्ट वॉल्यूम है डेस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक कब आया था, ये आया था इनका 29 जनवरी 1793 में। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लीज। ये डिस्टोपिया का मीनिंग बताना है आपको। तो डिस्टोपिया एंड यूटोपिया ये दो टाइप के इमेजिनरी वर्ल्ड होते हैं। ठीक है, डिस्टोपिया अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होता है ना डिस्टोपिया, और इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, और जो डिस्टोपिया है इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नोबल। प्रोलेटेरियन नोबल की थीम क्या होती है आपको ये बताना है। TGT 1 में ये पूछा गया था। ठीक है, सो यहाँ ऑप्शंस हैं एरिस्टोक्रेटिक क्लास, वॉरियर्स, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। सो द आंसर इज डी, वर्किंग क्लास इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 33, अ करेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट दी स्टोरी इज कॉल्ड। यानी कि पूरे प्ले में जो करेक्टर है वो अनचेंज रहता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं राउंड करेक्टर, ड्रामेटिक करेक्टर, कैरिकेटर या फ्लैट करेक्टर। सो द राइट आंसर इज ए, राउंड करेक्टर उसे बोला जाता है, नहीं उसको फ्लैट करेक्टर बोला जाता है। ठीक है, राउंड करेक्टर उसे बोला जाता है जिसकी लाइफ में बहुत सारे मतलब अप एंड डाउन आते हैं, यानी कि ना उतार चढ़ाव आते हैं, उसे राउंड करेक्टर बोला जाता है। यानी कि राउंड करेक्टर वो होता है जो प्ले के अंदर मेन प्रोटागोनिस्ट होता है, वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज क्लोजर ड्रामा। वो क्लोजर ड्रामा क्या होता है। ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, ड्रामा टू बी रीड, ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर, ड्रामा टू बी परफॉर्म इन स्ट्रीट, है ना। तो जो क्लोजर ड्रामा होता है उसको पढ़ने के लिए लिखा जाता है रादर देन परफॉर्म। सो द आंसर विल बी बी, ड्रामा टू बी रीड। ठीक है, राइटर की जो इंटेंशन होती है इसे लिखने की वो होती है रीड करने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ ए मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज। ठीक है, इस ऐसे व्यक्ति के लिए जो मटेरियल जिसका आउटलुक होता है और कल्चर के लिए वो इनडिफरेंट है, उसके लिए सही टर्म बताना है क्या है। सो ऑप्शन है फिलिस्तीन, बारबरस, नोम, एनार्किस्ट। तो ऑप्शन है फिलिस्तीन, बारबरस, नोम, एनार्किस्ट। सो राइट आंसर इज ए, फिलिस्तीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ऑटोबायोग्राफी मीन्स। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन। लाइफ हिस्ट्री किसी व्यक्ति की किसी और के द्वारा लिखी जाती है, इसे बायोग्राफी कहते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, ये आपकी ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद के द्वारा लिखी जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यहाँ पर चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस 37 to 9। यहाँ पर 37 से लेकर 39 तक आपको फिगर स्पीच के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 37, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। जो कैमल है वो डेजर्ट रेगिस्तान का जहाज होता है। सो यहाँ पर है आपका मेटाफर हो जाएगा, है ना, ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड। मर्सी मतलब क्वालिटी ऑफ मर्सी को स्टैंड नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉप
एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये बिल्कुल ऐसे ही गिरती है जैसे कि बारिश की बूंद है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सिम्पली हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, लाइक अ पेशेंट इथराइज अपॉन अ टेबल। लाइक से हमारा स्टार्ट होती है सिम्पली, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, सिम्पली हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 40, द कॉमेडी ऑफ एरर, विलियम शेक्सपियर शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इज बेस्ड ऑन। ठीक है, कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है और सबसे ज़्यादा फार्सिकल मानी जाती है, जो कि बेस्ड है, किस पर बेस्ड है आपको बताना है। मेनाक्मी बाई प्लेटस, लाइफ बाई प्लूटार्क, पॉन्डस्टो बाई रॉबर्ट ग्रीन, द ज्यू ऑफ माल्टा बाई मार्लो। सो आंसर इज ए, मेनाक्मी बाई प्लेटस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडी। शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजेडी है उनका आपको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। सो उनका सही ऑर्डर वही है HOKM, हमें पता है। सो ए विल बी राइट आंसर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ठीक है, शेक्सपियर का मतलब ये ट्रेजिक प्ले हैमलेट किससे प्रभावित है। स्पेनिश ट्रेजेडी बाई किट, डॉक्टर फॉस्टो बाई मार्लो से प्रभावित है, द कैंटरबरी टेल्स बाई चॉसर से प्रभावित है, या यूटोपिया बाई टॉमस मोर, इनसे है। सो राइट आंसर इज ए, स्पेनिश ट्रेजेडी बाई किट से इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाई शेक्सपियर इन हिज प्ले। ना, कौन सी वर्स को ज़्यादातर शेक्सपियर के द्वारा यूज़ किया गया अपने प्लेज में। फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट, वर्स लिब्रे। सो राइट आंसर इज बी, ब्लैंक वर्स को मोस्टली शेक्सपियर ने यूज़ किया अपने वर्क में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, शेक्सपियर सोनेट आर इन दी फॉर्म। इनकी सोनेट का फॉर्म क्या है आपको बताना है। 3 क्वार्टन एंड राइमिंग कपलेट, 1 ऑक्टेव एंड सेस्टेट, 7 हीरोइक कपलेट, 3 क्वार्टन followed by unrhymed couplet. So answer is A, 3 quatrain rhyming couplet। ये इनका जो सोनेट है उसका बेसिकली पैटर्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, इन विच लैंग्वेज वॉज द सॉलिटरी गर्ल सिंगिंग एस गैलिक, इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक। सो आंसर इज ए, गैलिक लैंग्वेज में वो गा रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, इन विच पोम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ। ठीक है, कौन सी पोम में इन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा है ब्राउनिंग ने। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबन टू स्टिक इन हिज कोट ही लेफ्ट अस। ठीक है, हैंडफुल सिल्वर के लिए वो हमें छोड़ गया, और एक अपने कोट में जो रिबन है उसको स्टिक कराने के लिए उसने हमें मतलब वो हमें छोड़ के चला गया। द लॉस्ट लीडर, है ना, द नेम ऑफ द पोएम इज द लॉस्ट लीडर। A will be right answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर इन। ये लाइन्स कहाँ अपीयर होती हैं। शी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। ये लाइन्स अपीयर होती हैं वर्ड्सवर्थ की कविता। सी ड्वेल्ट अमंग द अनटोडन वेज, सॉलिटरी रीपर, द किचन एट प्ले, नन ऑफ दी। सो आंसर इज ए, She dwelt among the untrodden ways. Next है क्वेश्चन नंबर 48, द फॉलोइंग लाइन्स हैं, ये बतानी है कहाँ से ली गई हैं। फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डोथ रेज टू स्कॉन डिलाइट एंड लिव लेबोरियस डेज। सो ऑप्शंस आर पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस, कॉमस, सैमसन एगोनिस्ट। सो राइट आंसर विल बी बी, लिसिडस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इन हिज सोनेट मेथड आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट मिल्टन सेलिब्रेट हिज। अपनी इस सोनेट में मिल्टन कौन सी वाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, किसको डेडिकेट है उनकी सोनेट आपको बताना है। सो ऑप्शंस है फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ, या फिर गर्लफ्रेंड के लिए उन्होंने लिखा है। सो आंसर इज बी, सेकेंड वाइफ, कैथरीन वुडकॉक के लिए उन्होंने लिखा है, जिनकी डेथ हो गई थी 1658 में, है ना, और उनकी शादी हुई थी 1656 में इनके साथ शादी हुई थी। ठीक है, अपनी शादी के 2 साल बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, विच इज गर्ल्स वर दी फर्स्ट प्ले।
फर्स्ट प्ले बताना है गर्ल्स वर्दी का. लॉयल्टी, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, जॉसिलन. सो आंसर इज सी, सिल्वर बॉक्स, विच केम इन 1906. एंड ये इनका 3 एक्ट प्ले है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51. इन विच ईयर वॉज गार्ल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर. किस ईयर में इन्हें नोबल प्राइज से नवाजा गया था लिटरेचर के लिए. सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इतनी सारी एग्जाम्स में ये आया है, TGT 1, 9, 10, 11, 13. मोस्टली हर बार जितनी भी बार TGT का एग्ज़ाम हुआ है ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो आपको ये याद ही रहना चाहिए. आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी. 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और इसके एक साल बाद 1933 में इनकी डेथ हो गई थी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52. द फिगर ऑफ स्पीच ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टॉप. इसमें बतानी है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. सिमली, मेटोनिमी, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन. सो आंसर इज बी, मेटोनिमी इज द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53. द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लक फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सोरो इज. ठीक है, प्लक फ्रॉम द मेमोरी. यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली. सो आंसर इज C, personification, pluck from the memory, a rooted sorrow. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54. द फिगर ऑफ स्पीच इन, मतलब यहाँ भी आपको बताना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है इस लाइन में. द होली टाइम इज क्वाइट एज ए नन इज. ठीक है, होली टाइम बिल्कुल एक कैसा, कितना पवित्र होता है, बिल्कुल एक नन की तरह से, है ना. इसकी तुलना नन से की गई है. तो यहाँ पर आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हुआ सिमली. सो डी विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55. मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग, मतलब जो मिथ है इसका ये ग्रीक वर्ड है मिथो, जिसका मतलब होता है इमेजिनेशन, चिल्ड्रन स्टोरीज, स्टोरी प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड करेक्टर फ्रॉम द पास्ट. सो आंसर इज सी, स्टोरी प्लॉट ट्रू, मतलब स्टोरी और प्लॉट इसका मीनिंग होता है मिथोस का, चाहे वो ट्रू हो या फिर इन्वेंटेड हो, है ना, फिक्सियस हो और रियल हो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56. जिनोमा इज रिलेटेड टू, इसका संबंध होता है ऐसे से, प्लेस से, लिरिक्स से, एलर्जी से. सो आंसर इज बी. ठीक है, इसका संबंध एक प्लेस से होता है. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57. एंड एक्लॉग इज, एक्लॉग क्या है. लॉन्ग पोइम, शॉर्ट पोइम, पैस्टरल, अ शॉर्ट डायलॉग. सो आंसर इज सी, एक्लॉग इज अ पैस्टरल पोइम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58. A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieve the ludicrous, is best expressed by the term the comic relief bathos. So answer is B, bathos होता है. नेक्स्ट है 59. कैथारसिस, कैथारसिस होता है इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, ट्रेजेडी से रिलेटेड होता है. रिलेटेड टू कॉमेडी, कॉमेडी से रिलेटेड होता है. रिलेटेड टू सोनेटियरिंग और रिलेटेड टू फार्स, मतलब सोनेट से होता है इसका संबंध या फिर फार्स से होता है. सो आंसर हमें बिल्कुल पता है इसका, ये आपका ट्रेजेडी से रिलेटेड होता है. सो ए विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द फिगर ऑफ स्पीच इज. यहाँ इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है. ठीक है, सिम्पली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन. सो राइट आंसर इज सी, पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, द सी दैट बेयर हर बॉसम टू द मून. जो सी है यानी कि जब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग के साथ एसोसिएट किया जाता है तो वहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है. सो आपका सी विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61. द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग इज नोन एज. ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंदर मतलब इनएनिमेट चीज़ों को एस्क्राइब किया जाता है, इनएनिमेट चीज़ों की पर्सनैलिटी को बताया जाता है, वह हमेशा पर्सोनिफिकेशन होता है. ठीक है, सो राइट आंसर इज बी, पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62. विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन दी फॉलोइंग लाइन्स. कौन सा फिगर है स्पीच है यहाँ पर. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर माइटी यट. ऑक्सीमोरन, रिटोरिक, एपोस्ट्रोफी, पर्सोनिफिकेशन. सो आंसर इज सी, एपोस्ट्रोफी.
नेक्स्ट है 63, what figure of speech has been used in the following lines? Even thus last night and now much more. I lay and could win the sleep by and stealth. यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सो यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी यूज किया गया है, सो सी विल बी राइट ऑप्शन, अपोस्ट्रॉफी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64. द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन. अर्ली प्लेस शेक्सपियर के कब लिखे गए थे, कब स्टार्ट किए थे उन्होंने लिखना? 1589 से लेके 1595. सो सी विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65. इट इज़ सैड, ऐसा कहा गया है, दैट शेक्सपियर बेस्ड इज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज इरा. दिस इज, ठीक है, शेक्सपियर का जो प्ले है जूलियस सीजर एक इंसिडेंट पर आधारित है उनके टाइम की. जो कौन सी इंसिडेंट है वो बताना है. सो आंसर है आपका ए वाला हो जाएगा, द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ इसेक्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66. इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? ओथेलो की स्टोरी किस कंट्री में सेट है बताना है. डेनमार्क, वेनिस, ग्रीस, इंग्लैंड. सो राइट आंसर इज बी, वेनिस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67. फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन्स टेकन? शेक्सपियर के कौन से प्ले से लाइन्स ली गई हैं? लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी. लाइफ क्या है? एक कहानी है जो इडियट के द्वारा सुनाई जाती है और जो साउंड एंड फ्यूरी से भरी हुई होती है. हैमलेट, टेम्पेस्ट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट. सो आंसर इज सी, मैकबेथ. मैकबेथ की ये सॉली लिखी है, लास्ट एक्ट लास्ट सीन में बोली जाती है उसके द्वारा. सो आंसर विल बी सी. नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन 68 to 76. यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स आपको बतानी. Our school library boasts of many dash editions of the classical writers. ठीक है, जो हमारी स्कूल की लाइब्रेरी है boasts of many old editions of the ancient classical writers. So A will be right option. A वाला आपका जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट, बिफोर द आर्यंस डैश टू इंडिया द्रवियन हैड लिव्ड देयर. ठीक है, आर्यन के आने से पहले इंडिया में द्रविड़ रहते थे, भारत के साउथ में. ये बताना है आपको. सो ऑप्शन है यहाँ कमिंग, कम, केम, डिड कम. सो सी विल बी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, केम हो जाएगा, क्योंकि बिफोर द आर्यंस टू इंडिया है ना, आर्यन के आने से पहले ड्रिवन हैड लिव्ड देयर. तो ये जो ये फर्स्ट वाला ये वाला जो क्लॉज है फिर ये सिंपल पास्ट बनेगा. सो केम विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70. प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट डैश एबव. cited, 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 cited. So answer is C, CITED. Next है question number 71. The road to hell is dash with good intention, decorated, engraved, paved, crowded. So answer is C, paved. The road to hell is paved with good intention. Paved will be right option. Next है question number 72. Laws grind the dash and the rich man rule the laws. So right option आपका हो जाएगा B, poor. ठीक है, law grind the poor. जो लॉ है, लॉ में क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं बेचारे वो पिस जाते हैं और जो रिच मैन अमीर लोग होते हैं वो इस पर शासन करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73. दे डैश डिनर व्हेन आई एंटर दी रूम. ठीक है, जब मैंने एंटर किया रूम में यानी कि जब मैं पहुंचा वो लोग क्या कर रहे थे? डिनर कर रहे थे. दे वर हैविंग डिनर. सो राइट ऑप्शन विल बी बी, they were having dinner when I reached the room. Next है question number 74. I was playing while you were sleeping. यानी कि मैं खेल रहा था जब तुम सो रहे थे. So right answer will be B. Next है question number 75. The typewriter dash working. So the typewriter has just stopped working. So C will be right option. Next है question number 76. I can't hear what you are saying. So answer is B.
नेक्स्ट है यहाँ पर इडियम फ्रेजेस हैं 77 टू पुट समबडी इन हिज प्रॉपर प्लेस, है ना, किसी को उसका प्रॉपर प्लेस देना, ठीक है। टू मेक हिम हम्बल, टू गिव हिम ड्यू रेस्पेक्ट, टू ऑनर हिम, टू टर्न हिम आउट। सो आंसर इज सी, टू ऑनर हिम, उसका सम्मान करना, ठीक है, उसको सही उसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 टू रैक वंस ब्रेन। ऑप्शंस हैं टू मेक ग्रेट मेंटल एफर्ट, टू वर्क वेरी हार्ड, टू रैक अप ओल्ड मेमोरी, टू ruminate। सो आंसर इज ए, टू मेक ग्रेट मेंटल एफर्ट, ठीक है। टू रैक वंस ब्रेन होता है, इसका मतलब होता है टू मेक ग्रेट मेंटल एफर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 टू गो टू द हुल हॉग। टू गो टू द हुल हॉग का क्या मतलब होता है? टू गो टू द होल डिस्टेंस, आंसर इज सी, ठीक है, टू गो टू द होल डिस्टेंस। नेक्स्ट इडियम है यहाँ पर अ लाफिंग स्टॉक, अ स्टॉक ऑफ लाफ्टर, अ लाफिंग मैटर, एन ऑब्जेक्ट टू रिडिकूल, अ हैप्पी गो लकी मैन। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है एक हंसी का पात्र। सो आंसर इज सी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकूल। नेक्स्ट है यहाँ पर चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड 81 टू 85। यहाँ पर सिनोनिम्स आपको बताना है, ठीक है। 81 है ट्यूमिट, ट्यूमिट का सिनोनियम होता है टर्गिड एंड स्वैलन, सो डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अम्ब्रेज, अम्ब्रेज मीन्स होता है क्रोध, सो इसका जो सिनोनियम्स है वो हो जाएगा डिस्प्लीजर, रिसेंटमेंट, सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है 83 अनकैप्ड, अनकैप्ड का मतलब होता है गंदा, मैला, तो इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो हो जाएगा अनटाइडी, नेग्लेक्टेड, सो सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सिनोनियम है अर्बेन, अर्बेन मतलब होता है रिफाइंड, सोफिस्टिकेट, सो आंसर विल बी बी। इसकी जो सिनोनिम्स हैं वो हो जाएगा सोप और रिफाइंड। नेक्स्ट सिनोनिम्स है वर्डेंट, जिसका मतलब होता है इमैच्योर, अपरिपक्व, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ग्रीन एंड अनराइप, सो राइट आंसर विल बी ए। So guys, this is all about this practice set. Thanks for watching and please do like and share this channel.